इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। हेलो डियर लर्नर्स, अगर आप एसएससी एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में और अच्छी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं इंग्लिश में अपने स्कोर को, उसके लिए आपको चिंता है। तो आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए, आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का एक रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आपका ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब इन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। अच्छी बात है कि इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जिससे कि आपके टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कम समय में आप फोकस के साथ में अच्छी तैयारी कर पाए, अच्छा सीख पाए, जिससे कि आपके सिलेक्शन का सपना इस बार ही पूरा हो। तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी रोज सुबह 9 बजे। तो हमसे जुड़ना ना भूलें, एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे। अच्छी तैयारी करें, अच्छा सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। ऑल द बेस्ट डियर लर्नर्स। गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं सभी? और ये हम लोगों की प्रैक्टिस क्लास 10। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस। देखो, he had been doing the job of a physician during the 1990s. ड्यूरिंग द 1990s वो फिजिशियन की जॉब कर रहा था। एक स्लाइड पे इस बार हमने 2 क्वेश्चन रखे हैं जानबूझ के कि थोड़ा सा जल्दी डिस्कशन हो जाए। द मैन सेड दैट ही प्रेफर्ड कॉफी देन टी। ये वाला क्वेश्चन सबको पता होगा कि जो देन होता है कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन होता है। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें ये बताना हो, मतलब इसका कंपैरिजन हम करते हैं, इसका यूज हम करते हैं कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ। देन कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है जिसका यूज हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स और कंपैरेटिव डिग्री के एडवर्ब्स के साथ करते हैं। ठीक है। प्रेफर्ड जो है ये वर्ब है, ये कोई एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब नहीं है। कंपैरेटिव डिग्री तो दूर की बात हो गई, ये तो एडजेक्टिव या एडवर्ब ही नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ में जो देन हमने लिखा है गलत है, इसको आप हटाइए और इसकी जगह लिखिए टू। तो प्रेफर के साथ में टू का प्रयोग क्या करें? अच्छा, जिस तरीके से हमने प्रेफर के साथ में टू लिखा है, इसी तरीके से इस प्रेफर वर्ब की जो एडजेक्टिव फॉर्म होती है उसके साथ भी टू लिखा करो। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल लिखूं कि शायद ये एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस किया, नहीं तो एक ध्यान रखना। जैसे हमने लिखा डेथ इज मोर प्रेफरेबल देन death is more preferable than dishonor. Answer: death is more preferable than dishonor. सही करो इसे। death is more preferable than dishonor. death is more preferable than dishonor. ठीक है। अब यहां पे देखो, 2 चीजें आपको सीखनी है। एक तो प्रेफरेबल के साथ में देन नहीं टू आएगा। ठीक है, एक तो ये सीखो, और दूसरा प्रेफरेबल के साथ में मोर, लेस, मोस्ट मत लिखो। ठीक, तो ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ में हम टू यूज करते हैं देन नहीं, तो सारे बच्चों को ध्यान रखना है उनके साथ में मोर वगैरह भी मत लिखा करो। देखो कौन कौन से वर्ड्स हैं, गिने चुने। प्रेफरेबल है, ठीक है, प्रायर है, जूनियर है, सीनियर है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, एटसेट्रा। तो जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इनके सबके साथ टू लिखा करो, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और इनके साथ में मोर, मोस्ट, लेस का यूज नहीं करना। प्रेफरेबल इज प्रेफरेबल। ठीक है, अब उस पे आ जाओ। यहां पर देखो हमने लिखा है बच्चे,
ही हैड बीन डूइंग द जॉब ऑफ अ फिजिशियन, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जो होते हैं सारे बच्चों को पता होगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के साथ में चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, पॉइंट या ड्यूरेशन लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो जब हम किसी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ में ड्यूरेशन लिखते हैं तो हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं फॉर। अगर हम कोई पॉइंट ऑफ टाइम लिखते हैं तो हम उसके साथ प्रेपोजिशन यूज करते हैं सिंस। ऐसे होता है ना। अब यहां पर हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो लिखा है, लेकिन देखो हमने ड्यूरिंग लिख रखा है, तो ये ड्यूरिंग गलत है। अब द 1990s के साथ में हम क्या लिखें, फॉर लिखें या सिंस लिखें, ये बताना है। तो बताओ क्या लिखें, फॉर या सिंस? ही हैड बीन डूइंग द जॉब ऑफ अ फिजिशियन ड्यूरिंग द 1990s, या सिंस द 1990s, या फॉर द 1990s? सिंस। ठीक है, तो यहां पे हमने गलत प्रेपोजिशन यूज कर रखी है, हमें प्रेपोजिशन यूज करनी चाहिए सिंस। ड्यूरिंग 1990s इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट्स के लिए सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, कलर ये थोड़ा सा हल्का है तो इसको हटाता हूं, तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस 1990s। अगला, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। अब मैंने कहा भाई जब को समझ, जो हर एक चीज चमकती है वो सोना नहीं होती। ठीक, ग्लिटर्स इज या ग्लिटर्स आर, ये एक बार बस बताएं सारे बच्चे, बाकी चीजें छोड़ो। ग्लिटर्स इज या ग्लिटर्स आर, क्या सही होगा बताओ? ग्लिटर्स के साथ में इज लिखना सही है, आर लिखना सही है? नहीं, जो मैं पूछ रहा हूं उस हिसाब से बताओ। ग्लिटर्स के साथ में इज लिखना सही है या आर लिखना सही है? अब ग्लिटर्स अगर नाउन हो प्लुरल तो आर लिखना सही है क्योंकि प्लुरल नाउन है, लेकिन ध्यान देना ये प्लुरल नाउन नहीं है, वर्ब है। देखो ये जो हमने ऑल दैट ग्लिटर्स लिखा है ना बच्चे, इसमें ये ऑल सब्जेक्ट है। ठीक है, आर वर्ब है, नॉट गोल्ड उसका कॉम्प्लीमेंट है। आर लिंकिंग वर्ब है ना, तो कॉम्प्लीमेंट है, और ये हमारी मेन क्लॉज है। या एक काम करें, इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, इसको हमें ऐसे नहीं, एक मिनट बच्चा, देखो ऐसे समझो कि ये जो ऑल है ना ये सब्जेक्ट है, आर नॉट गोल्ड जो है वो इसका प्रेडिकेट है। ठीक है, ऑल आर नॉट गोल्ड ये हमारी मेन क्लॉज है। ये हमारी मेन क्लॉज है। ठीक, बाकी ये जो लिखा रह गया दैट ग्लिटर्स, इसमें दैट सब्जेक्ट है, ग्लिटर्स प्रेडिकेट है, सिंगल वर्ड प्रेडिकेट है, तो कहने का मतलब वर्ब है। तो दैट ग्लिटर्स एक क्लॉज है। ठीक है, ऑल आर नॉट गोल्ड ये हमारी मेन क्लॉज है। अब ये जो हम आर वर्ब लिख रहे हैं, इस आर वर्ब का सब्जेक्ट ध्यान से देखो ऑल है। ऑल जो होता है वो सिंगुलर भी होता है, प्लुरल भी होता है। अगर ऑल का यूज हम पीपल के लिए करें तो ऑल प्लुरल होता है, जैसे हमने लिखा ऑल आर वेल, और अगर हम लिखें ऑल इज वेल, तो बताओ कौन सा सही, ऑल आर वेल या ऑल इज वेल, क्या सही है? सारे बच्चे बताएं, ऑल आर वेल सही है या ऑल इज वेल सही है? ऑल इज वेल सही है या ऑल आर वेल सही है? बस ये बता दो। दोनों डिपेंड करता है ऑल का मतलब क्या है। ऑल प्रोनाउन है, अगर हम ऑल का यूज करें काउंटेबल नाउन के लिए, लोगों के लिए, अगर हम कहें सारे लोग ठीक हैं भाई, यहाँ पे जैसे कोई पर्सन आया, किसी पर्सन ने पूछा भाई यहाँ पे जो लोग हैं इनकी तबीयत ठीक है कि खराब है, तो हमने कहा ऑल आर वेल। ऑल आर वेल का मतलब सारे लोग, ऑल आर वेल का मतलब ऑल पीपल, सभी लोग ठीक हैं, तो ये लोग आर आ गया। अगर किसी ने पूछा भाई क्या हालचाल है आजकल यहाँ पर, ठीक है, कैसा काम धंधा चल रहा है, लोगों की बात नहीं हो रही, काम धंधे की बात हो रही, तो हम कहेंगे ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। तो ऑल का मतलब यहां पर है एवरी वन। ठीक है, और यहां पर ऑल का मतलब है एवरीथिंग। तो अगर आप ऑल का मतलब एवरी वन मान रहे हैं, एवरी वन का मतलब पीपल, तो आपको लिखना पड़ेगा ऑल आर वेल। ऑल आर वेल का मतलब एवरी वन इज वेल। और अगर आप ऑल का मतलब एवरीथिंग मान रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा ऑल इज वेल।
तो ऑल आर वेल भी सही, ऑल इज वेल भी सही, दैट डिपेंड्स कि आप ऑल का यूज किसके लिए कर रहे हो। तो वहां पर हमने ऑल के साथ में आर लिखा है, ऑल आर नॉट गोल्ड। तो उस ऑल का मतलब हम क्या माने, एवरीवन या एवरीथिंग, बस ये बताओ। जो हमारा क्वेश्चन है बच्चे, उसमें हम ऑल का मतलब क्या माने, एवरीवन माने या एवरीथिंग माने? अबे इतना टाइम लगता है बेवकूफों? ऑल का मतलब उस सेंटेंस में एवरीवन माने या एवरीथिंग माने? एवरीथिंग। ऑल का मतलब एवरीथिंग, ठीक है। हर एक चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती, तो उसका मतलब एवरीथिंग है। अगर ऑल का मतलब एवरीथिंग है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हाँ उस कॉन्टेक्स्ट में ऑल का मतलब पर्सन नहीं है, थिंग है। तो अगर ऑल का मतलब एवरीथिंग है तो या आर हटाओ, इजी। यस। तो रट्टा, ये सारी कहानी इसलिए समझाई है, ये रट मत लेना कि ऑल के साथ में इजी आता है, वो डिपेंड करता है, आर भी आ सकता है बट वो सिचुएशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कहानी इसलिए समझाइए, इतना डिटेल में इसलिए बात बताइए कि जिससे कोई बच्चा हमारा ये ना रट ले कि ऑल के साथ सिंगुलर वर्ब आती है या प्लूरल वर्ब आती है। वो डिपेंड करता है ऑल के कॉन्टेक्स्ट पे कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप ऑल का यूज कर रहे हो, इस पर डिपेंड करता है कि वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट हमने लिखा अ स्पीसीज इज कंसिडर्ड एंडेंजर्ड व्हेन इट इज इन अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वर्ल्ड। चलो दिमाग लगाओ, सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस पढ़कर समझने की कोशिश करो और आंसर बताओ। अ स्पीसीज इज कंसिडर्ड एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड का मतलब होता है खतरे में होना, ठीक है। व्हेन इट इज इन अ वेरी हाई रिस्क, हाँ एट, व्हेन इट इज एट अ वेरी हाई रिस्क। कोई भी चीज जैसे रिस्क में है ना, तो उसके लिए प्रेपोजिशन इन नहीं, एट यूज क्या करता। योर ऑनर इज एट रिस्क। एट रिस्क का मतलब कोई चीज जोखिम में होना, ठीक है, खतरे में होना, ठीक है। योर ऑनर इज एट रिस्क, कि तुम्हारा जो सम्मान है वो खतरे में है, ठीक है। तो रिस्क के साथ में प्रेपोजिशन एट यूज क्या करो, एट अ रिस्क, ठीक है। चलो ये हो गया। एक वर्ड मैं तुम्हें बताने जा रहा था यहां पर, देखो एक वर्ड है बच्चे, रिस्क। रिस्क वर्ड जब नाउन होता है ना, तो इसके एक दो सिनोनिम देखना। रिस्क का मतलब पेरिल, डेंजर, ठीक है। रिस्क का मतलब खतरा, जोखिम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिस्क का मतलब पेरिल और खतरा। तो इफ समथिंग इज एट रिस्क, तो इसका मतलब वो चीज खतरे में, डेंजर में, ठीक है। अगले पेज, आर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फेलिंग, कि हमारा मतलब जो सम्मान है वो इस चीज में नहीं कि हम कभी फेल नहीं होते, बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल। बट इस चीज में ग्लोरी है कि जितनी बार भी हम गिरते हैं उठते हैं, ठीक है। तो जो पर्सन हारने के बाद में या गिरने के बाद में दोबारा राइज कर जाता है, वो ज्यादा मतलब काबिल तारीफ है। बजाय कि जो कभी नहीं हारा, वो तो एक चीज है, लेकिन जो गिरा लेकिन फिर उसने हिम्मत इकट्ठी की, ठीक है, अब फिर से हिम्मत करके दोबारा खड़ा हुआ, वो ज्यादा प्रशंसनीय है। तो यहां पे हमने लिखा आर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फेलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल। आंसर बताओ, पता है क्या? यहां पे आंसर है बच्चे, फेल की जगह आएगा फॉल, FALL। अब कितने बच्चे हैं ये बात समझ गए कि यहां पे हमने फॉल क्यों लिखा? थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, एक मिनट बच्चा। आंसर है बच्चे नेवर फॉल। अब कितने बच्चे हैं जो ये बात समझ गए कि हमने फॉल क्यों लिखा? आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फेलिंग, नेवर फॉलिंग, बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। नहीं समझ में आया? चलो मैं बताता हूं। देखो दो वर्ब्स होती हैं बच्चे, ठीक, दो वर्ब्स होती हैं। एक वर्ब होती है फॉल और एक वर्ब होती है फेल। ये दोनों फर्स्ट फॉर्म है। फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल है और फेल की सेकेंड फॉर्म फेल्ड है। फॉल की थर्ड फॉर्म फॉलन है और थर्ड फॉर्म फेल की फेल्ड है, ठीक।
फॉल का मतलब होता है गिरना, हैपनिंग है और ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। फेल का मतलब होता है गिराना, डूइंग है और ये ट्रांसिटिव वर्ब है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो फॉल है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है। एक मिनट बच्चों, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो फॉल है और फेल है ये दोनों फर्स्ट फॉर्म है। मैं यहां लिख देता हूं, ये फॉल फर्स्ट फॉर्म है, ये फेल सेकेंड फॉर्म है और ये फॉलन थर्ड फॉर्म है। ठीक, ये जो फॉल वर्ब है ये हैपनिंग वर्ब है, इसका मतलब गिरना होता है और ये वर्ब इंट्रांसिटिव है। फेल जो है ये डूइंग वर्ब है, ठीक है, इसका मतलब गिराना होता है, इसका मतलब गिरना है, इसका मतलब गिराना है और ये ट्रांसिटिव वर्ब है। तो जब ये बात आपको समझ में आ जाए गिरना और गिराना क्या है, अब एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा he has fallen down, he has felled the ladder। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा he has fallen down, he has felled the ladder, तो यहाँ पे देखो the ladder हमने ऑब्जेक्ट लिखा है, डाउन जो है वो हमने एडवर्ब लिखा है। ठीक, तो ये वर्ब इंट्रांसिटिव है क्योंकि इसका तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, ये वर्ब ट्रांसिटिव है क्योंकि इसका तो ऑब्जेक्ट लिखा। तो बस ये समझना है he has fallen down का मतलब वो गिर गया, he has felled the ladder का मतलब उसने सीढ़ी को गिरा दिया है। कोई पर्सन मान लो ऊपर चढ़ के कोई काम कर रहा था, नीचे से कोई निकला, उसने मौज ली और उसने सीढ़ी गिरा दी, अब वो उतरेगा कैसे। ठीक, तो वहां पे ध्यान से देखो, हमें इंट्रांसिटिव वर्ब की जरूरत है। जहां पे वो लिखा है ना एवरी टाइम वी फेल, तो फेल वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, तो यहाँ पे वर्ब हमें कैसी चाहिए, इंट्रांसिटिव। अब इंट्रांसिटिव वर्ब फेल होती है लेकिन सेकंड फॉर्म में होती है, लेकिन ये वर्ब सेकंड फॉर्म हो नहीं सकती क्योंकि एक जनरल फैक्ट की बात हो रही है जो प्रेजेंट में भी वैलिड है, तो हमें फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट फॉर्म में फेल जो वर्ब होती है वो ट्रांसिटिव हो जाती है, हमें वर्ब इंट्रांसिटिव चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हमने फॉल लिख दिया। ठीक है, तो हमने लिख दिया फॉल। एवरी टाइम भी फॉल का मतलब हर बार जब हम गिरते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसके बाद में उठ जाएं, राइज का मतलब उठना, कुछ बच्चे रेजिंग बता रहे थे, वो भी गलती कर रहे थे। रेज का मतलब उठाना होता है बच्चे, राइज का मतलब उठना होता है। ठीक है, तो पूरे सेंटेंस का मतलब है कि आर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग, मतलब ग्लोरी इस बात में नहीं कि हम कभी फेल नहीं होते। फिर किस चीज में ग्लोरी, ग्लोरी इस चीज में है इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल, हर बार जब हम गिरते हैं अगर उठ खड़े हो तो ये इसमें ग्लोरी है, ये इसमें शान की बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे जाओ। Languages are essential mode of communication and every language matters in communication। इसका आंसर तुम लोग अपने आप ही बताओ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जो सेकंड क्वेश्चन है ना बच्चे, इसका आंसर सभी लोग अपने आप बताएं, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा, अपने आप ही आंसर बताना है सबको। चलो बताओ। Languages are essential mode of communication and every language matters in communication। भाषाएं जो होती हैं वो कम्युनिकेशन का एक एसेंशियल जरूरी मोड है, माध्यम है, और हर एक लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिकेशन में, हर एक लैंग्वेज जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। चलो अब यहां पे देखो, ये जो हमने लैंग्वेजेस नाउन लिखा है ये प्लुरल है, ठीक है, और ये जो एसेंशियल मोड लिखा है ये सिंगुलर है। ठीक, और ये आर लिंकिंग वर्ब है, वो एसेंशियल मोड मतलब जो है वो आपका क्या नाम है, कॉम्प्लीमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो कॉम्प्लीमेंट प्लुरल ही होगा, कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट प्लुरल भी हो सकता है। मतलब ऐसे हो सकता है, जैसे कि मैं अगर ऐसे एग्जांपल लिख दूं, द प्रॉब्लम आर sorry, the problem is your friends। दूसरा, your friends are the problem। ठीक है, तो देखो यहाँ पे द प्रॉब्लम सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, लेकिन उसके लिए जो हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा वो प्लुरल है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लुरल है, लेकिन जो हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा वो सिंगुलर है, और ये दोनों सेंटेंस सही है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट सेम नंबर में ही होंगे। ठीक है, वो अलग अलग नंबर के हो सकते हैं। तो ये जो हमने लिखा है लैंग्वेजेस आर एसेंशियल मोड ऑफ कम्युनिकेशन,
तो जैसे किसी बच्चे ने कहा कि इसमें मोड्स लिखना है, हालांकि बच्चे ने सही सोचा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चे कि आप मोड्स लिखो, आप उसको सिंगुलर भी रख सकते हो, ठीक है। तो फिर अब गलती क्या है, तो गलती पता है क्या है, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के नहीं आता, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के नहीं आता, एन एक्चुअली। तो इसको ऐसे लिखो, लैंग्वेजेस आर एन एसेंशियल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो मोड सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के, बिना डिटर्मिनर के मत लिखा करो। एन दिख नहीं रहा तो थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके कोई दूसरे कलर से लिखता हूं। तो यहां पे लिखो, लैंग्वेजेस आर एन एसेंशियल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के मत लिखा करो। मोड काउंटेबल भी और सिंगुलर भी, तो कोई भी सिंगुलर नाउन आप बिना आर्टिकल लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उसको इस तरीके से लिखा करो, ठीक है। चलो, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं ऐसे पूछ देता हूं। We have sent message to the supervisor। बताओ सेंटेंस है या गलत? We have sent message to the supervisor। We have sent message to the supervisor। अब देखो पता है क्या, जैसे यहां पर हमने लिखा वी हैव सेंट मैसेज टू द सुपरवाइजर, तो ये जो मैसेज है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मैसेज को काउंट किया जा सकता है ना। तो देखो दिन भर में कितने मैसेज आते हैं, कंपनी पैक देखते हैं तो उसमें बताते हैं कितने मैसेज आपको दिन में मिलेंगे। तो मैसेज सिंगुलर नाउन है और जो कि काउंटेबल भी है, ठीक है। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के नहीं आता। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होता है बच्चे, वो बिना डिटर्मिनर के नहीं आता। तो ये जो हमने नाउन लिखा है ये हमारा गलत है। अब हमें इसके साथ आर्टिकल लिखना है, कौन सा लिखें, ए लिखें या द लिखें, हमें सोचना है। तो देखो वो डिपेंड करता है, मान लो कोई एक पर्टिकुलर मैसेज था, अब वही मैसेज आपने सुपरवाइजर को भेज दिया, तो जिसे हम बता रहे हैं उसे पता है कि हमने कौन सा मैसेज भेज दिया। तो मान लो कोई एक खास मैसेज बनाया गया कि ये वाला मैसेज सुपरवाइजर को भेजना है, और आपने वही वाला मैसेज सुपरवाइजर को भेज दिया, ठीक है। तब तो आप द लिख सकते हो, या आपने कोई एक मैसेज भेजा है सुपरवाइजर को, वो मैसेज किस रिगार्डिंग है वो भी आपके लिसनर को नहीं पता, तो ए भी लिख सकते हो। मतलब ए लिखो या द लिखो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन लिखो, ये हमारी मर्जी है। तो ए लिख दो या द लिख दो, कुछ भी लिखो लेकिन लिखो, वी हैव सेंट अ मैसेज टू द सुपरवाइजर, ठीक है। वी हैव सेंट द मैसेज टू द सुपरवाइजर, द मैसेज का मतलब वही मैसेज, तो मतलब हमारा लिसनर है उसे पता होगा कौन से वाला मैसेज, कि हमने वो जो मैसेज तुमने मुझे भेजा था वो मैंने सुपरवाइजर को भेज दिया, ऐसे। तो ए या द कुछ भी लिख सकते हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के नहीं लिखने, ये मेन बात सबको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पहला, द मैटर हैज रिजॉल्व एंड आफ्टर लॉन्ग डेलिबरेशंस अमंग द मेंबर्स ऑफ द टीम। हमने कहा कि टीम मेंबर्स के बीच में बहुत, डेलिबरेशंस का मतलब है डिस्कशन, ठीक है। लॉन्ग डेलिबरेशंस, लॉन्ग डिस्कशंस के बाद में जो मतलब मैटर है वो फिर रिजॉल्व हो गया। चलो अगला बताओ, केयर हैज बीन टेकन टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट। अच्छा एक चीज बताओ, रिजॉल्व का मतलब रिजॉल्व होना होता है, करना होता है? मतलब जो मैं एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ सारे बच्चे वो बताएंगे। रिजॉल्व का मतलब रिजॉल्व करना होता है बच्चे, रिजॉल्व होना होता है। मतलब रिजॉल्व जो वर्ब है ना, इसका मतलब क्या है, रिजॉल्व होना हैपनिंग, या रिजॉल्व करना डूइंग। इज इट अ हैपनिंग वर्ब और इज इट अ डूइंग वर्ब? ये हैपनिंग वर्ब है या डूइंग वर्ब है, बस ये सभी लोग बताएं। ये डूइंग होती है। रिजॉल्व का मतलब रिजॉल्व करना होता है, होना नहीं होता है। तुम लोग तो अभी ध्यान नहीं देते, अक्सर पढ़ने को सुनने को मिलता रहता है, द टीम रिजॉल्व माई क्वेरी। द टीम रिजॉल्व माई क्वेरी का मतलब टीम ने क्वेरी को रिजॉल्व कर दिया, तो ये डूइंग वर्ब होती है, हैपनिंग नहीं होती, ठीक है। पहली बात तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमने वर्ब लिखी है हैज रिजॉल्व, ठीक है, ये वर्ब हमने एक्टिव वॉइस में लिखी है, ठीक है।
और इस वर्ब का सब्जेक्ट मैटर है। मैटर का मतलब कोई मुद्दा, कोई मसला, ठीक है, कोई क्वेरी। तो जो मैटर है वो रिजॉल्व करेगा या मैटर को कोई और रिजॉल्व करेगा, बस ये बता दो। जो हमने हैज रिजॉल्व वर्ब के साथ में सब्जेक्ट लिखा है द मैटर, तो वो मैटर जो हमारा सब्जेक्ट है वो रिजॉल्व करेगा, ठीक है, या कोई मैटर को रिजॉल्व करेगा। सब्जेक्ट डूअर है वर्ब का यहां पे जो लिखा है वो, या कोई और है, कोई और होगा। मैटर तो रिजॉल्व नहीं करेगा, मैटर को कोई और रिजॉल्व करेगा। तो कहने का मतलब ये वर्ब कैसी होनी चाहिए, पैसिव। जब कभी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बल्कि कोई और डूअर हो तो वर्ब होनी चाहिए पैसिव। अब किसी भी वर्ब को जब हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी की फॉर्म लिखनी पड़ती है। अब थर्ड फॉर्म तो पहले से ही लिखी हुई है, रिजॉल्व हैज के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है, तो रिजॉल्व थर्ड फॉर्म तो पहले से ही लिखी हुई है, हमें इसके साथ में बी की फॉर्म लिखनी है। तो इस रिजॉल्व से पहले हमें कोई ना कोई बी की फॉर्म लिखनी है जिससे कि वर्ब पैसिव बन जाए। अब बताओ कौन सी बी की फॉर्म लिखें? बी की फॉर्म तो बहुत होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बिंग, कौन सी लिखें? बीन। क्यों? क्योंकि हैज इससे पहले लिखा हुआ है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म ही लिखी जा सकती है, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, तो हम वही लिख देंगे। The matter has been resolved after long deliberations among the members of the team. ठीक है, तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। द मैटर हैज बीन रिजॉल्व्ड आफ्टर लॉन्ग डेलिबरेशंस अमंग द मेंबर्स ऑफ द टीम। अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरे में हमने लिखा केयर हैज बीन टेकन टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट। ठीक है, अब मुझे एक छोटी सी बात तुम लोगों से, मतलब पहले तुम लोग अपना दिमाग लगा लो, चलो अपने आप भी सोचो, सब मैं ही बता दूंगा तो तुम सीख नहीं पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे अपने आप पढ़ें, पढ़कर समझें और देखें उसमें क्या मिस्टेक हो सकती है और उसको कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे पढ़ें, पढ़कर समझें और इसका आंसर बताएं। चलो, केयर हैज टेकन, नहीं केयर थोड़ी टेक करेगी, टेक तो कोई और करेगा, ठीक है। चलो अब मैं अपने तरीके से पूछता हूं, सोचो तुम लोग ऐसे तुक्के मारोगे। यहां देखो, हमने यहां पर एक नाउन लिखा द पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, ये नाउन है और ये फिलहाल में ऑफ प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। केयर हैज बीन टेकन टू एंश्योर सेफ्टी, टू एंश्योर वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनिटिव है, ठीक है। तो ये दो चीजें जिन पे ध्यान गया, केयर हैज बीन टेकन, ध्यान रखा गया है, किस चीज का ध्यान रखा गया? टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए। क्या सुनिश्चित करने के लिए? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मतलब सुनिश्चित करने का ध्यान रखा गया। अब इन सारी चीजों के बाद में देखोगे एक हमने प्रेपोजिशनल फ्रेज लिखी है इन द इवेंट, ठीक। मुझे लगता है इस बैच में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये बात पता ना हो कि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो होती हैं वो मॉडिफायर्स होती हैं, वो एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करती हैं। सारे बच्चे बात पहले से ही जानते होंगे, नहीं तो फिर एक बार मैं फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ लिख देता हूँ। देखो, फॉर्मेलिटी के लिए फिर भी एक बार मैं लिख देता हूँ। प्रेपोजिशनल फ्रेज मतलब प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। जब हम कोई प्रेपोजिशन लिखते हैं उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो ये जो फ्रेज बनती है ना, इसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। और ये फ्रेज एक मॉडिफायर होती है जो सेंटेंस में एडजेक्टिव का या एडवर्ब का काम करती है। वो या तो किसी नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करती है, विच वर्ड काइंड ऑफ का रिप्लाई होती है, या किसी वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब को डिस्क्राइब करती है। आसान तरीका फिलहाल में ये होता है कि अगर सेंटेंस में लिखी गई प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, विच या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई हो तो वो एडजेक्टिव होती है। अगर वो विच या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई हो और सेंटेंस में किसी नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रही हो तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव होती है। अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का रिप्लाई हो, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का रिप्लाई हो, ठीक है, तो वो एडवर्ब होती है। चल, तो अब बस तुम मुझे ये बता दो कि इन द इवेंट जो हमने प्रेपोजिशनल फ्रेज लिखी है वो हमने किसके लिए सेंटेंस में यूज करी होगी। वैसे तो बहुत ऑप्शन है, लेकिन मैं तुम्हें दो ही चीजों पर ध्यान देना चाहता हूं। एक तो टू एंश्योर वर्ब है, इस पे ध्यान दो। क्या हम इन द इवेंट लिखकर टू एंश्योर वर्ब के प्लेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वेयर, या फिर हम पार्टिसिपेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, विच पार्टिसिपेंट, व्हाट काइंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स, बस, ठीक। तो वैसे तो बहुत सोच सकते हो, लेकिन बहुत पे ध्यान मत ले जाओ। दो चीजें हैं जिन पे मैं चाहता हूं तुम ध्यान दो। ये जो इन द इवेंट हमने फ्रेज लिखी है, ये हमने वेयर को रिप्लाई करने के लिए लिखी है कि केयर हैज बीन टेकन टू एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स, वेयर टू एंश्योर द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, कहां पर आप सुनिश्चित करने के लिए। तो या तो ये इन द इवेंट फ्रेज ये मान लो कि टू एंश्योर वर्ब का डिस्क्रिप्शन है, वेयर का रिप्लाई है,
या फिर ये मान लो कि इन द इवेंट जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो पार्टिसिपेंट्स का डिस्क्राइब है कि विच पार्टिसिपेंट्स, कौन से वाले पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, किन पार्टिसिपेंट्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मतलब ध्यान रखने के लिए व्यवस्था करी गई है। ये सोच समझ के बता दो बस। एक तरीका इस क्वेश्चन का ये होता है कि मैं आंसर बता देता और तुम्हें वो समझ में भी आता और हम आगे चले जाते। एक तरीका है, मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप सोचने समझने की आदत डालो, क्योंकि नए पेपर में क्वेश्चंस मिलते हैं तो खोपड़ी अपनी ही चलानी पड़ती है, ठीक है। तो अगर हम अपने आप चीजों को समझने और देखने के काबिल बन जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये वेयर का रिप्लाई है। ऐसा नहीं कि जो पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं इवेंट में उनकी, तो जो भी होंगे वो टोटल पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो हमें कैटेगराइज करने की क्या जरूरत है, कौन से वाले पार्टिसिपेंट्स, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं। अब पार्टिसिपेंट्स की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की व्यवस्था की गई है, तो व्यवस्था कहाँ की गई है, उनके घर पर। मान लो पार्टिसिपेंट अपने घर पर है तो क्या वहां भी आप सिक्योरिटी उसको सेफ्टी दोगे? कोई पार्टिसिपेंट है रास्ते में आ रहा है मेट्रो से, तो वहां पर आप उसको सिक्योरिटी या सेफ्टी दोगे? नहीं। उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी की व्यवस्था की गई है इवेंट में। जहां इवेंट होगा वहां पे गार्ड वगैरह होंगे, बाउंसर्स होंगे जो पार्टिसिपेंट्स की सुरक्षा करेंगे। अब वहां से बाहर जाते फिर पार्टिसिपेंट्स अपनी जिम्मेदारी पे। बात समझ में आ रही है? तो इन द पार्ट्स इन द इवेंट जो हमने फ्रेज लिखे ना बच्चे, ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो कॉन्टेक्स्ट को। तो ये वर्ब का डिस्क्रिप्शन है और ये फ्रेज वेयर का रिप्लाई है और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस है अगर ये, ठीक है, तो गैदरिंग पॉइंट्स की प्रेपोजिशन इन नहीं एट होती है, एट लिखो, तो ये आंसर है। तो आंसर है एट द इवेंट। केयर हैज बीन टेकन टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एट द इवेंट। इवेंट पर, इवेंट जहां पर है वहां पर उस पॉइंट को, तो एट इज द प्रेपोजिशन ऑफ पॉइंट। सारे बच्चों को पता होगा एट का यूज हम करते हैं ऐसे प्लेसेस को रेफर करने के लिए जो किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे एट द सिनेमा, एट द पार्टी, एट सेमिनार, एट फंक्शन, एट वर्कशॉप, होता है एट वेबिनार, एट रेलवे स्टेशन, एट अ मीटिंग। तो जब हमें किसी पॉइंट को रेफर करना हो, किसी प्लेस को एज अ पॉइंट रेफर करना हो, तो उसके लिए प्रिपोजिशन एट लिखा था। तो ये इसका आंसर है बच्चे। टेढ़ा क्वेश्चन है बट पेपर में तो कुछ भी आता है, कैसा भी आता है, इससे भी टेढ़े टेढ़े आ चुके हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे जाओ। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सिंबल ऑफ कल्चरल एंड सोशल लाइफ। ये किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। सभी कमेंट सब करेंगे, गलत किसी का नहीं होना चाहिए। मैं देख रहा हूं सबके कमेंट करो इसका आंसर, मैं पानी ले लूं। चलो भाई आंसर किया सबने। देखो इसमें भी गड़बड़ कर ली। इतना तुम लोगों को समझाते रहते हैं लेकिन पता नहीं तुम लोग समझते नहीं हो। ये गलती करने वाले थोड़ी होते हैं बेटा। क्वेश्चन सिंबल्स, ये देखो यहां पर वन ऑफ, ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, ठीक है। इनके बाद में प्लूरल नाउन या प्रोनाउन यूज किया करो, ठीक है। ये चीजें बार बार नहीं बताई जाती हैं, आसान होती हैं, एक बार में सीख जाया करो, ठीक है। तो वहां पे लिखो सिंबल्स। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सिंबल्स, ठीक है। हाँ, वन ऑफ के बाद में, ईच ऑफ के बाद में, ठीक है, आइदर ऑफ के बाद में, नाइदर ऑफ के बाद में, इनके बाद में नाउन प्रोनाउन प्लूरल लिखा करो। चलो अगले पे आ जाओ। डिस्पाइट द हेल्प दे रिसीव्ड फ्रॉम अदर्स, जो दूसरों से उनको मदद मिली उसके बावजूद, दे कुड नॉट सक्सीड टू सॉल्व द मिस्ट्री, कि वो मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए। मतलब उन्हें दूसरों से मदद मिली लेकिन इसके बावजूद भी वो मिस्ट्री को, कोई रहस्य था उसको वो सुलझा नहीं पाए। बताओ आंसर। Despite the help they received from others, they could not succeed to solve the mystery. देखो सक्सीड वर्ब का मतलब अगर सक्सेसफुल होना हो, जैसे सक्सीड वर्ब होती है ना, अगर इसका मतलब हो टू बी सक्सेसफुल, किसी काम में सफल हो जाना, तो हम इसके साथ में प्रेपोजिशन लिखते हैं इन। तो यहाँ पे पहले तो प्रेपोजिशन लिखो इन। जब इन लिख दोगे तो ये जो इन्फिनिटिव है ये जेरेंड बन जाएगा और यहाँ पे लिखो सॉल्विंग। तो आंसर ये है, despite the help they received from others, they could not succeed in solving the mystery। ठीक है, ये आंसर होगी। अगले पे आ जाओ।
अब आगे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ये कॉमन स्पॉट द एरर्स थे, ये हो गए डिस्कस। अब फिल इन द ब्लैंक्स। He said that he dashed when he lost all his investments in the stock market. अब किसी पर्सन ने कहा कि वो हो गया, क्या हो गया वो हमें बताना है। अब कब हो गया वो आगे लिखा हुआ है, when he lost all the investments in the stock market. स्टॉक मार्केट में जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी जब वो सब उसकी बर्बाद हो गई, मतलब सारी इन्वेस्टमेंट्स की डूब गई, तब उसने ऐसा कहा। He said that he dashed when he lost all his investments in the stock market. इसका आंसर है बच्चे, ठीक। अब देखो यहाँ पे समझना क्या है, हमें पता है कि जो ब्रेक वर्ब होती है इसकी सेकेंड फॉर्म होती है ब्रोक और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, ऐसे होता है ना। तो ये जो वर्ब होती है इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म ब्रेक हो गई, सेकेंड फॉर्म ब्रोक हो गई और थर्ड फॉर्म ब्रोकन हो गई। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये हो गया। अब आपको ध्यान इसमें ये रखना है, सारे बच्चों को ध्यान इसमें ये रखना है, ठीक है, कि ये जो वॉज हमने लिखा है, हमें पता है कि वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म तो आ नहीं सकती। तो ये जो वॉज के साथ में हमने यहाँ पर ब्रोक लिखा है, ये तो हमें लगेगा कि ये वाला ऑप्शन ही गलत होना चाहिए, ये तो कैसे भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि वॉज के साथ तो थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये सेकेंड फॉर्म गलत है। तो मैं आपको बता दूं होता क्या है, ब्रोक वर्ड ना एडजेक्टिव भी होता है बच्चे, ब्रोक वर्ड एडजेक्टिव भी होता है, और ये जो वॉज है ना ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब है, ठीक है। तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन ये तो पढ़ लिया तुमने। अब इसके बाद एक चीज समझ लो, ब्रोक वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव भी होता है। ब्रोक वर्ड इज एन एडजेक्टिव एज वेल, ब्रोक वर्ड एक एडजेक्टिव भी होता है, और इसका मतलब होता है पेनीलेस। पेनीलेस का मतलब खाली जेब, जिसके पास कुछ ना बचा हो, इंसॉल्वेंट कह लो। आई एम ब्रोक, आई एम ब्रोक का मतलब अब बस लूट गया, कुछ नहीं बचा। तो ब्रोक वर्ड एडजेक्टिव भी होता है। तो ये जो वॉज है ना वर्ब है और ये ब्रोक एडजेक्टिव है। अच्छा, बाकी जो है ब्रेक वर्ब, ब्रेक वर्ब का मतलब टूटना होता है। तो ये आदमी टूटेगा कैसे? ये कोई मतलब कोई चीज है, कोई खिलौना है जो टूट जाएगा। थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आती नहीं, गलत, ठीक है, ये गलत, ये गलत, क्योंकि ब्रेक वर्ब का मतलब टूटना या तोड़ना होता है। तो ना आदमी ने कुछ तोड़ दिया होगा, ना आदमी टूट गया होगा, बर्बाद हो गया फाइनेंशियली। तो कोई पर्सन ऐसा जो फाइनेंशियली बर्बाद हो गया उसको हम कहते हैं ब्रोक, ही इज अ ब्रोक, ठीक है। ही इज ब्रोक का मतलब उसके पास कुछ नहीं बचा, पेनीलेस हो गया। तो आंसर बी है। तो जो बच्चे बी आंसर कर रहे थे उनका तो सही था। अब वो कैसे बी कर रहे थे उनको समझ में आ रहा था या नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन उनका सही है। और बाकी जो नहीं समझ पा रहे थे, जो गलत बता रहे थे, वो ऑब्वियस सी बात है नहीं समझ पा रहे होंगे, वो आगे हमेशा ध्यान रखेंगे कि ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, इसमें तो ब्रोक जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ब्रेक वर्ब की। ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, टूटना होता है, लेकिन ब्रोक वर्ड एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। जब ब्रोक एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब पेनीलेस, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, the world is changing dash that the rich becomes richer, that the rich become richer and the poor become poorer. अब हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड जो है, विश्व जो है वो बदल रहा है, और इस तरीके से बदल रहा है कि जो अमीर है वो और अमीर बन रहा है, जो गरीब है वो और गरीब बन रहा है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग से किया था, बढ़िया बात है बच्चे, बहुत अच्छी बात है। अब बताओ क्या लिखेंगे? देखो थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना तो पता चलेगा जो दैट है ये सच के साथ यूज होता है, सच यही लिखा, या तो सो के साथ यूज होता है, सच के साथ यूज होता है, एक ही में लिखा है, बस ये आंसर। इन सच अ वे, हमने कहा द वर्ल्ड इज चेंजिंग इन सच अ वे, वर्ल्ड बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, विश्व बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? इन सच अ वे, इस तरीके से। कैसे तरीके से वो आगे बताया गया। तरीका ये है दैट द रिच बिकम रिचर एंड द पुअर बिकम पुअर, ठीक। तो जब कभी आपने कंजंक्शन पढ़ा होगा ना बच्चे, तो वहां पे कंजंक्शन में पढ़ा होगा कि सच के साथ में हम दैट का यूज करते हैं, ठीक। तो वो सच जो है उससे आप रिलेट करोगे दैट को, तो वही आ जाएगा, ठीक है। इन सच अ वे, शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया क्या, दैट शी डैश हर डिग्री बाय द एंड ऑफ द ईयर। अब क्या लिखें? विल कंप्लीट लिखें, विल हैव कंप्लीटेड लिखें, विल बी कंप्लीटेड लिखें, वुड हैव कंप्लीटेड लिखें? सारे बच्चे इसका आंसर बताएं। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, इसका सारे बच्चे आंसर बताएं। बी, विल हैव कंप्लीटेड, वेरी गुड। बाकी लोग भी बताएं, ए या बी या सी या डी, अपने आप बता दो, वो तो खैर क्या ही बात है इसमें।
कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनकी आंखों पे ना चर्बी चढ़ी है, चर्बी होती है ना चर्बी, ठीक है, तो उनकी आंखों पे चर्बी चढ़ी हुई है। ये देखो मेन क्लॉज पास्ट में, अगर मेन क्लॉज पास्ट में तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी पास्ट में होगी, उसमें प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस नहीं यूज कर पाओगे। तो ये जो विल लिखे बैठे हो ना, ये सब जगह गलत जाएगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन था वैसे सबसे आसान क्वेश्चन था। पास्ट में विल तो यूज होता नहीं बेटा, पास्ट में तो वुड यूज होता है। इसको ऐसे समझना, जिन बच्चों को अभी भी ना बात समझ में आए ना, वो यहां से समझे। जैसे मैंने लिखा दे सेड दैट ही विल हेल्प अस, दे सेड दैट ही विल हेल्प अस। तो यहां देखो, ये हमारी मेन क्लॉज है, ठीक है, और ये हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो ये जो मेन क्लॉज है ये हमारी पास्ट में है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज फ्यूचर में है। तो अगर मेन क्लॉज पास्ट में हो तो उसकी जो सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं वो भी पास्ट में हो जाती हैं। पास्ट में विल शैल यूज होते नहीं, इनकी जगह वुड यूज होता है। बताओ, तो ये आंसर इसका क्या हो गया, वुड हैव कंप्लीटेड। आ जाए, तो ये क्वेश्चन अगले देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन डैश डॉटर मैरिड योर कजन लास्ट ईयर। हम कह रहे हैं कि भाई उस आदमी का क्या नाम है, ठीक है, डैश डॉटर मैरिड योर कजन लास्ट ईयर। ये तो आसान है। देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन डॉटर, हुज डॉटर, किसकी डॉटर। तो यहां पर हमें हुज का रिप्लाई लिखना है। मतलब बेसिकली बात ये है, आप ऐसे समझ लो कि यहां पर हमने सब्जेक्ट तो लिख ही रखा है, एक मिनट, सब्जेक्ट तो हमने लिख ही रखा है डॉटर। अब इसके साथ हमें डिटर्मिनर लिखना है, ठीक है। डॉटर सब्जेक्ट है, मैरिड वर्ब है, योर कजन ऑब्जेक्ट है। तो ये जो हमारी वर्ब है उसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट डॉटर है, ऑब्जेक्ट कजन है, तो हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। तो हु, होम और विच ऐसे ही गलत हो गए। हुज डिटर्मिनर होता है, हु क्या होता है, ये नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होता है जिसको हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट दे रखा है। हुम ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक। विच जो होता है वो पहली बात तो यूज होगा नहीं क्योंकि पर्सन की बात हो रही है, नहीं तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही वो भी होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो दे रखा है। हुज डिटर्मिनर होता है, उस सेंटेंस में हमें डिटर्मिनर की जरूरत है क्योंकि डॉटर नाउन लिखा हुआ है जिसके साथ हमें डिटर्मिनर लिखना है, तो डिटर्मिनर हुज हो गया, ठीक है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हुज डॉटर। अगला देखो, योर फ्रेंड इज कंसिडर्ड डैश नाइटिंगेल ऑफ द कॉलेज फॉर हर मेलोडियस वॉइस। योर फ्रेंड्स, अच्छा फ्रेंड्स लिख दिया गलती से, एक मिनट बच्चों, ये फ्रेंड्स नहीं, इसको फ्रेंड लिख देना, ठीक है। योर फ्रेंड इज कंसिडर्ड डैश नाइटिंगेल ऑफ द कॉलेज फॉर हर मेलोडियस वॉइस। द नाइटिंगेल ऑफ द कॉलेज, ऑफ द कॉलेज लिख के हमने डिफाइन कर दिया ना नाइटिंगेल को। तो ये जो फ्रेज हमने लिखी है प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या कर रही है, नाइटिंगेल को मॉडिफाई कर रही है। तो ये काम कर रही है एडजेक्टिव का, अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रही है तो ये नाउन स्पेसिफिक हो गया, नाउन स्पेसिफिक हो गया तो द आर्टिकल आएगा, ठीक है। नाइटिंगेल के साथ एन तो वैसे ही नहीं आएगा, सम भी नहीं आएगा, तो हम लिखेंगे द नाइटिंगेल ऑफ द कॉलेज। कॉमन एग्जांपल में इससे रिलेटेड आपको बताता हूं जिससे आप जल्दी समझ जाओगे। जैसे हमने लिखा, ध्यान से देखना, ही इज द आइंस्टाइन, he is the Einstein of this country, कि वो इस देश का आइंस्टाइन है। तो अगर यहाँ पे ऑफ दिस कंट्री नहीं लिखा होता तो हम एन लिख सकते थे, ही इज एन आइंस्टाइन, लेकिन जब हमने ऑफ दिस कंट्री लिख दिया तो ये स्पेसिफिक हो गया, तो अब हमें द लिखना पड़ा। तो इसी तरीके से हुआ है। अगर वहां पे ऑफ द कॉलेज नहीं लिखा होता तो हम ए भी लिख सकते थे, योर फ्रेंड इज कंसिडर्ड अ नाइटिंगेल फॉर हर मेलोडियस वॉइस, ठीक है। लेकिन जब हमने ऑफ द कॉलेज लिख दिया तो उसने नाइटिंगेल को डिफाइन कर दिया। जब कोई फ्रेज या क्लॉज लिखकर हम नाउन को डिफाइन कर देते हैं तो उसके साथ में द आर्टिकल आता है, ठीक है। तो इसलिए हमें द लिखना पड़ा। तो ऑफ द कॉलेज नहीं लिखा होता तो हम ए भी लिख सकते थे, बट अभी हम ये लिखेंगे। ऑफ द कॉलेज लिख दिया तो बेटा कॉलेज में जो भी होगी वो एक ही होगी। चलो
अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट कैसे करना है, कैसे किया जाता है, ये हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं और हमें लगता है सारे बच्चों को क्लोज टेस्ट करना आता भी होगा। दो ही चीजें, पहले पूरा क्लोज टेस्ट जैसे आए सामने उसको पूरा पढ़िए, ठीक है, जितना जल्दी पढ़ सकते हैं आप समझते हुए, और उसके बाद में जब सॉल्व करें, ब्लैंक्स फिल करें, तो पूरा सेंटेंस को एक साथ कंसीडर करें, ठीक है। केवल ब्लैंक पे फोकस ना रखें, पूरे सेंटेंस पे, जिस सेंटेंस में वो ब्लैंक आ रहा है उस पर फोकस रखें। आ जाओ, चलो सबसे पहले सभी लोग पढ़ें। देयर इज नथिंग विच अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल, विल का मतलब है इच्छा शक्ति, विल यहाँ पे मॉडल नहीं है, विल यहाँ पर नाउन है, विल का मतलब है इच्छा शक्ति। देयर इज नथिंग विच अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल कैन नॉट अचीव। विल पावर इज द sure hypnotism that dash all obstacles that dash our progress. A man of strong will is always dash, while one who is weak in will has to dash many failures. Nothing ventured, nothing gained, dash be an excellent rule of conduct. But no strong will, no dash is the greatest dash of life. All difficulties melt away before a dash mind. Very often we attribute our dash to chance, fate or stars. ठीक है, एक मिनट रुको। हरे राम। We blame our luck, but dash do we examine our minds, the weakness of which is really responsible for our failures. ठीक है, तो बात समझ में आ गई। इच्छा शक्ति की बात हो रही है कि कोई भी पर्सन जो मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है, ठीक है, जिसकी विल मजबूत है, जल्दी से जिसकी हिम्मत नहीं टूटती, ठीक है, वो सफल हो जाता है। अक्सर हम अपनी नाकामियों को भाग्य के भरोसे, किस्मत के भरोसे, दूसरी चीजों के भरोसे छोड़ देते हैं, लेकिन कभी क्या हम एग्जामिन करते हैं खुद को, अपनी विल को, जिसकी कमजोरी की वजह से हम असफल होते हैं। मतलब इस तरीके का सेंटेंस है। अब देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पूरा हमारे पास क्लोज टेस्ट है, इसमें सेंटेंस देखो कितने हैं। एक सेंटेंस, ठीक है, उसके बाद फिर यहां से लेकर यहां तक है दो सेंटेंस, फिर यहां से लेकर है तीन सेंटेंस, फिर यहां से चौथा शुरू हो रहा है, चार सेंटेंस, फिर यहां से पांचवा शुरू हो रहा है, पांच सेंटेंस, फिर यहां से छठा शुरू हो रहा है, छह सेंटेंस, फिर यहां से सातवां शुरू हो रहा है, सात सेंटेंस। मतलब पूरा क्लोज टेस्ट 7 सेंटेंसेस में, पूरा क्लोज टेस्ट जो है वो 7 सेंटेंसेस है। ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम, ठीक है। आपने क्लोज टेस्ट इससे बड़ा देखा होगा, बट इससे ज्यादा सेंटेंसेस का शायद नहीं देखा होगा, ठीक है। जनरली होता है क्या है कि जो एसएससी एग्जाम्स में क्लोज टेस्ट आते हैं वो 5 6 इतने सेंटेंस के ही होते हैं, ठीक। सेंटेंसेस बड़े बड़े होते हैं, वो एक अलग बात है कि सेंटेंसेस बड़े बड़े होते हैं, लेकिन होते हैं 5 6, ठीक। तो इसमें 7 है, मैक्सिमम साइड वाला है ये, ठीक है। आ जाओ शुरू करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट तो हमें समझ में आ ही गया, बात तो समझ में आ गई क्या बात चल रही है। क्लोज टेस्ट में आ जाओ। देयर इज नथिंग विच अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल कैन नॉट अचीव, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति का आदमी मतलब अचीव ना कर पाए। विल पावर इज द श्योर हिप्नोटिज्म, विल पावर जो है वो एक सटीक हिप्नोटिज्म, श्योर निश्चित हिप्नोटिज्म है। दैट डैश ऑल ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है परेशानियां, दिक्कतें, और जैसे रास्ते में जो मतलब होते हैं ना पत्थर, जो आपकी अवरोध, ऑब्स्टिकल्स का मतलब अवरोध, ठीक है। तो श्योर हिप्नोटिज्म जो है जो सॉरी विल पावर जो है, दैट इज द श्योर हिप्नोटिज्म दैट डैश ऑल ऑब्स्टिकल्स, जो सारे ऑब्स्टिकल्स को करता है। क्या करता है? ओवरकम करता है, प्रिवेंट करता है, स्किप करता है, अवॉइड करता है। ओवरकम, ओवरकम का मतलब विजय पाना, कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, उससे उबरना, उससे पार जाना, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ओवरकम, दैट ओवरकम्स ऑल ऑब्स्टिकल्स दैट डैश आर प्रोग्रेस, जो हमारी प्रोग्रेस को करते हैं। ऑब्स्टिकल्स हमारी प्रोग्रेस को क्या करेंगे? एडवांस करेंगे? नहीं, एडवांस करेंगे तो उनको ऑब्स्टिकल क्यों कहेंगे? हिंडर करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, हेल्प करते हैं। हिंडर, हिंडर का मतलब होता है टांग अड़ाना, किसी चीज को रोकना, अवरोध तैयार करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ठीक। तो यहां पे आ जाएगा हिंडर। अब देखो मैं एक दो वर्ड आपको बता देता हूं। एक वर्ड है ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट जो वर्ड है ना बच्चे, ये वर्ब होता है, ठीक है। इसका मतलब हो गया हिंडर, ब्लॉक, थ्वाट,
ठीक है बच्चे। तो ऑब्स्ट्रक्ट जो वर्ड होता है ये वर्ब होता है, इम्पीड, ठीक है। हिंडर करना हो गया, ब्लॉक करना हो गया, थ्वार्ट करना हो गया, इम्पीड करना हो गया, मतलब इसका मतलब होता है तरक्की को रोकना, ठीक है। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको रोक देना, ठीक है, फॉइल। अच्छा, फिर एक वर्ड होता है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल वर्ड जो होता है ना बच्चे, ये नाउन होता है। ऑब्स्टेकल वर्ड जो होता है ये नाउन होता है। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट, इसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, हर्डल, इम्पेडिमेंट, हिंड्रेंस, ठीक है। तो ये आपको कुछ वर्ड्स हैं, ये ध्यान रख लेना, वोकैब पार्ट में काम आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्ट जो है वो एक वर्ब है और ऑब्स्टिकल जो है वो नाउन है। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब है टांग अड़ाना, किसी चीज की गति को, उसकी प्रोग्रेस को रोकना। ऑब्स्टिकल जो है वो नाउन है। ऑब्स्टिकल का मतलब है कोई रोड़ा, रास्ते का रोड़ा जो आपके रास्ते, आपकी स्पीड को, आपकी तरक्की को रोक देता है, कम कर देता है। और ये इनके एक दो सिनोनिम्स मैंने लिख दिए, ध्यान रखना। ऑब्स्ट्रक्ट का सिनोनिम हो गया हिंडर, थ्वार्ट, इम्पीड, ब्लॉक, ठीक है। और ऑब्स्टेकल का सिनोनिम हो गया ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। हर्डल, हर्डल रेस भी होती है। तुम में से कुछ लोगों ने शायद अगर स्कूल में कभी पार्टिसिपेट किया तो ध्यान आएगा। हर्डल रेस, हर्डल रेस किसी को याद है? किसी बच्चे को हर्डल रेस याद है? हर्डल रेस क्या होती है? बाधा दौड़। दौड़ होती थी ना, रास्ते में कुछ बैरिकेड सा लगा दिया, कोई चीज रुकावट के लिए डाल दी, तो उसको पार करके हमें दौड़ना होता था, ठीक है। हर्डल रेस स्कूल्स में होती है, बच्चों के खिलाई जाती है, ठीक है। हर्डल हो गया, हर्डल का मतलब रुकावट, बाधा। इम्पेडिमेंट हो गया और हिंड्रेंस हो गया, ठीक। तो ये सारे बच्चों को ध्यान रखना है। तो इसमें वर्ड आ गया हिंडर। तो दैट ऑल ऑब्स्टिकल्स दैट हिंडर आवर प्रोग्रेस, वो सारे ऑब्स्टिकल्स जो हमारी प्रोग्रेस को हिंडर करते हैं, ठीक है, उनको हम ओवरकम कर सकते हैं विल पावर से। आगे देखो। तुम में से किसी ने भी कभी हर्डल रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया? तुम में से कभी किसी ने हर्डल रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं किया क्या? अजीब बात है। हर्डल रेस तो स्कूल्स में कॉमन होती है। नेक्स्ट देखो। अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल इज ऑलवेज डैश। जो स्ट्रॉन्ग विल वाला आदमी होता है वो हमेशा होता है, क्या होता है? इवेंटफुल होता है, कुछ ना कुछ करते रहता है, चैन से नहीं बैठता, ठीक है। सक्सेसफुल होता है, हमेशा सफल होता है। फियरफुल होता है या पावरफुल होता है, ठीक है। सक्सेसफुल होता है। पावरफुल होना एक अलग चीज है, शक्तिशाली होना अलग चीज है। बहुत से लोग शक्तिशाली होते हैं लेकिन फिर भी फेल होते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? सक्सेसफुल। मजबूत इच्छा शक्ति का आदमी हमेशा ही सफल होता है, ठीक है। वाइल वन हु इज वीक, लेकिन वो जो कमजोर होता है, कमजोर किसमें? विल पावर में, हैज टू डैश मैनी फेलियर्स, उसको कई असफलताएं मिलती हैं, ठीक है। तो जो कमजोर इच्छा शक्ति का होता है उसको कई असफलताएं करनी पड़ती हैं। क्या करनी पड़ती हैं? अवॉइड, ऑमिट, ऑमिट का मतलब मिटा देना। ओवरकम, उनसे विजय पाना, प्राप्त, विजय प्राप्त करना। फेस, फेस करना। तो यहाँ पे आ जाएगा फेस। फेस का मतलब सामना करना, ठीक है, बर्दाश्त करना। तो कोई आदमी जो स्ट्रॉन्ग विल का है वो तो हमेशा सक्सेसफुल होता है जीवन में, लेकिन जो कमजोर इच्छा शक्ति का आदमी है, ही हैज टू फेस मैनी फेलियर्स, उसको बहुत सी असफलताएं जिंदगी में फेस करनी पड़ती हैं, उसको कई बार असफल होना पड़ता है अपनी कमजोर इच्छा शक्ति के कारण, ठीक है। नथिंग वेंचर्ड, नथिंग गेंड, ये एक प्रोवर्ब है, ठीक है, कि कुछ भी नहीं किया कुछ भी नहीं पाया। भाई कुछ करोगे ही नहीं तो कुछ मिलेगा ही नहीं। वेंचर करना मतलब रिस्क लेना। जैसे एक वर्ड होता है एडवेंचरस, जो लोग एडवेंचर पे जाते हैं, रिस्की काम करते हैं, जोखिम भरे काम करते हैं। मैन वर्सेस वाइल्ड, बेयर ग्रिल्स। बेयर ग्रिल्स का शो देखा होगा ना, मैन वर्सेस वाइल्ड। तो वो देखो कहां कहां घूमता है, पहाड़ों पर, घने जंगलों में, ठीक है, रेगिस्तानों में। तो वो क्या करता है? एडवेंचर करता है। तो नथिंग वेंचर नथिंग गेन, मतलब अगर आप कोई रिस्क नहीं लोगे, प्रयास नहीं करोगे, तो फिर कुछ पाओगे भी नहीं, इसका मतलब ये है। अब हम कह रहे हैं कि डैश बी एन एक्सीलेंट रूल ऑफ कंडक्ट। हो सकता है कि एक्सीलेंट रूल ऑफ कंडक्ट ये हो, ठीक है। कुड बी, वुड बी, मे, शुड बी। तो मे भी लिख दो,
शुड तो एडवाइस के लिए यूज होता है, वुड पास्ट में यूज होता है, पास्ट की बात नहीं हो रही, प्रेजेंट की बात हो रही, तो वुड कुड में लिखो मत, ठीक है, वो पास्ट में यूज होते हैं। शुड सजेशन या एडवाइस के लिए यूज होता है, हम सजेशन या एडवाइस की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि हाँ ऐसा भी सच हो सकता है, मतलब अजम्पशन है। तो लिख दो, कहां चला गया, नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड मे बी एन एक्सीलेंट रूल ऑफ कंडक्ट। ये एक अच्छा रूल ऑफ कंडक्ट हो सकता है कि भाई आप प्रयास करो, आप रिस्क लो जिंदगी में तो आगे बढ़ोगे, अच्छा रूल है। बट नो स्ट्रॉन्ग विल नो डैश इज द ग्रेटेस्ट डैश ऑफ लाइफ। अब लेकिन हम एक दूसरी चीज कह रहे हैं, मतलब हम इस बात को मान रहे हैं कि हाँ भाई चलो हमने ये बात मान ली, नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड एक अच्छा रूल ऑफ लाइफ हो सकता है, लेकिन अब हमारा दूसरा मानना है, हमारा मानना क्या है, बट नो स्ट्रॉन्ग विल, लेकिन अगर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी, नो डैश इज द ग्रेटेस्ट, नो प्रॉफिट नो सक्सेस नो लॉस नो रिजल्ट सक्सेस। ठीक है, नो स्ट्रॉन्ग विल नो सक्सेस, ऊपर लिखा है ना कि जो स्ट्रॉन्ग विल वाले लोग होते हैं सक्सेसफुल होते हैं, तो अगर कोई नो स्ट्रॉन्ग विल वाला पर्सन होगा तो उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे लिख दो, नो स्ट्रॉन्ग विल नो सक्सेस इज द ग्रेटेस्ट डैश ऑफ लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, एम ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे देखो दो प्रिंसिपल लिखे, एक हमने ये लिखा प्रिंसिपल PRINCIPLE, एक हमने ये लिखा प्रिंसिपल। अब ये दोनों तो गलत हैं, ये तो हटा दो, ठीक है। अब वो जो पहले वाला प्रिंसिपल है उसका मतलब है हेड मास्टर। इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है बच्चे, हेड मास्टर। जो स्कूल में होता है ना प्रिंसिपल, कॉलेज में होता है, स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं, तो ये तो वो हो गया। इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, इस प्रिंसिपल का मतलब था मेन, एक तो द प्रिंसिपल रीजन, एक तो इसका मतलब मेन होता है मुख्य, जैसे प्रिंसिपल क्लॉज होती है, और एक इसका मतलब और भी होता है, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, डॉक्ट्रिन, बिलीफ, सिद्धांत हिंदी में कहते हैं, अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। तो यही हमारा आंसर, ठीक है। हाँ रूल कह सकते हो, प्रिंसिपल का मतलब कोई बिलीफ। तो हमने लिखा नो स्ट्रॉन्ग विल नो सक्सेस इज द ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। जीवन का सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये कि कोई अगर आपकी स्ट्रॉन्ग विल नहीं होगी तो आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आ गया, ऑल डिफिकल्टीज मेल्ट अवे, सारी जो मुसीबतें होती हैं वो पिघल के दूर हो जाती हैं, ठीक है। मतलब वो टिक नहीं पाते हैं, किसके सामने नहीं टिक पाते हैं, बिफोर अ डैश माइंड, एक ऐसे माइंड के आगे। कैसा माइंड, वीक, कमजोर, डिस्टर्ब्ड, हीरोइक, चीफ, हीरोइक, हीरोइक का मतलब बोल्ड, लाइक हीरो, ठीक है, जिसमें जोश हो, जो हार ना माने। तो एक ऐसे माइंड के सामने, एक हीरोइक माइंड के सामने, ठीक है, सारी मुसीबतें अपने आप मतलब रफू चक्कर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, टिक नहीं पाती। वेरी ऑफन, अक्सर, वेरी ऑफन का मतलब अक्सर, वेरी ऑफन वी एट्रीब्यूट आर डैश टू चांस, फेट और स्टार्स, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या एट्रीब्यूट कर देते हैं, वो हमें बताना है, किसको कर देते हैं, चांस, फेट और स्टार्स, कि भाई भाग्य की वजह से ऐसा हो गया, नक्षत्र हमारे खराब थे इस वजह से ऐसा हो गया, चांस की वजह से ऐसा हो गया, क्या हो गया, प्रोग्रेस, फेलियर्स, एडवांसमेंट, स्ट्रेंथ, तो फेलियर्स। तो यहाँ पे लिखा है कि बहुत बार क्या होता है, वेरी ऑफन का मतलब बहुत बार क्या होता है, वी एट्रीब्यूट आर फेलियर्स, हम अपनी असफलताएं जो होती हैं उनको टाल देते हैं, किस चीज पे डाल देते हैं, चांस पे, कि भाई हमारा तो मौका ही नहीं था, किस्मत में कुछ और लिखा था, ठीक है, या हमारे तो नक्षत्र खराब चल रहे हैं, हम पे तो 7.5 ही चल रही है, हमारे तो राहु केतु चल रहे हैं, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी जो फेलियर्स होती हैं, असफलताएं होती हैं, उनको भाग्य पर, किस्मत पर इस तरीके से डाल देते हैं, ठीक है। वी ब्लेम आर लक, हम अपने लक को ब्लेम करते हैं, बट डैश डू वी एग्जामिन आर माइंड्स, क्या कभी हम अपने माइंड्स को एग्जामिन करते हैं, कि ऐसा तो नहीं कि हम माइंड से ही कमजोर हो, हमारी विल पावर अच्छी ना हो, ठीक है। बट डैश डू वी एग्जामिन आवर माइंड्स, रेयरली, सडनली, फ्रिक्वेंटली, क्विकली, ठीक है। तो रेयरली का मतलब ऑलमोस्ट नेवर होता है। वी ब्लेम आर लक, हम अपने लक को तो ब्लेम कर देते हैं, बट रेयरली डू वी एग्जामिन, लेकिन रेयरली का मतलब सेल्डम, सेल्डम का मतलब ऑलमोस्ट नेवर। तो रेयरली डू वी एग्जामिन आवर माइंड्स, हम अपने असफलताएं जो वो किस्मत के ऊपर डाल देंगे, वो किस्मत को कोसेंगे कि किस्मत की वजह से हम असफल हो गए, हमारा दिन अच्छा नहीं था, ठीक है, हमारी किस्मत सही नहीं चल रही है। बट रेयरली डू वी एग्जामिन आवर माइंड्स, लेकिन हम अपने माइंड्स को मुश्किल से ही, मतलब ऑलमोस्ट नेवर, वी नेवर एग्जामिन आवर माइंड्स, हम अपने माइंड्स को कभी एग्जामिन नहीं करते, ठीक है। द वीकनेस ऑफ विच, द वीकनेस ऑफ विच का मतलब है द वीकनेस ऑफ माइंड, जिसकी जो कमजोरी होती है, माइंड की जो कमजोरी होती है, कि अगर हम माइंड से वीक होंगे, ठीक है, द वीकनेस ऑफ विच इज रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फेलियर्स, जो हमारे फेलियर्स होते हैं, जो हमारी असफलताएं होती हैं,
उनके लिए भाग्य, किस्मत, नक्षत्र नहीं, हमारे मस्तिष्क की कमजोरी जो होती है वो जिम्मेदार होती है। लेकिन हम उसको एग्जामिन नहीं करते, हम अपनी असफलताएं जो होती हैं वो किस्मत पे टाल देते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी, दिन खराब थे, ऐसे ऐसे। चल, तो ये थी आज की आपकी क्लास, ठीक है।